अभी डिटरमिनर का वो पार्ट हमको पढ़ना है जो सबसे इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा पार्ट है वो है क्वांटिफायर्स। देखिएगा, डिटरमिनर का वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम कहते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स का मतलब क्या होता है? जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि डिटरमिनर हमेशा नाउन को फॉलो करेगा। ये बात आपको क्लियर समझ में आता है? अब अगर डिटरमिनर नाउन को फॉलो करता है तो उसको सबसे पहले क्वांटिफायर्स में हम पढ़ते हैं, जैसे फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, मेनी हो गया, मोर हो गया, समझते ना, मोस्ट हो गया, मच हो गया, और हो गया, सम, एनी। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनर का पार्ट होता है। ये सब के सब किसी ना कुछ क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं। चार पार्ट में आप ध्यान दीजिएगा, मेनी, मोर, मोस्ट और मोस्ट, मच। इन चार चीजों का यूज हम बाद में करेंगे क्योंकि बहुत क्लियरली ये हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम अगर एनी और सम को देखें तो इसको सबसे पहले समझिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनी एंड सम। एक तरफ हमने सम लिखा, एक तरफ हमने एनी का यूज किया। एनी क्या होता है, सम क्या होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने में दोनों के दोनों, यहां ध्यान दीजिएगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन सम जो होता है इन अफर्मेटिव सेंटेंस, किसमें यूज किया जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो तुम क्या यूज करोगे? सम। और सेंटेंस अगर नेगेटिव है तब क्या यूज करोगे? एनी। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास कुछ किताब है तो आई हैव, और यहां पे मैंने लिख दिया बुक्स, तो यहां पे ऑप्शन सम और एनी में से कोई ऑप्शन है तो क्या फिल करोगे? सम फिल करोगे। यहां पे सम हो गया। समझ में आ रहा है? क्लियर है? नेगेटिव में आई हैव नॉट बुक, अब यहां पर क्या हो जाएगा? एनी का यूज हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा तुमको अंतर नजर आएगा कि एनी हमेशा सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। एनी किसको रिप्रेजेंट करेगा? सिंगुलर को। सम तुम्हारा, जैसे मान लो अगर मुझे लिखना है आई हैव नॉट बुक्स, तो एनी बुक्स तो नहीं हो सकता ना भाई। एनी का मतलब सिंगुलर रिप्रेजेंट करेगा वो, तो एनी बुक ही हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि सम रिप्रेजेंट करेगा अफर्मेटिव को और एनी रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव को। जहां भी तुमको नॉट नजर आएगा वहां पे सम और एनी में से क्या ऑप्शन क्लिक करोगे? एनी। और ये दोनों के दोनों जो कॉमन बातें हैं, बोथ आर यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में दोनों का यूज किया जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा इंट्रोगेटिव में भी अगर अफर्मेटिव है तो तुम सम का यूज करोगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जैसे हैव यू नॉट और डैश करके बुक लिख देगा तो एनी और सम में से क्या ऑप्शन क्लिक करोगे? एनी। हैव यू नॉट एनी बुक। और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्या यूज करोगे? सम का यूज करेगा, मतलब हैव यू सम बुक्स। समझ में आ रही है? तो ये ऑप्शन, ठीक है। अब इसको पहले नोट कीजिए आप। अब देखिए, सम और एनी हो गया। अब हम साथ में ये समझेंगे मेनी, मच, मोर और मोस्ट। इसको समझो, एक साथ चार क्वांटिफायर्स को आपको समझना है, बहुत इजी है, ध्यान दीजिए। इसमें से जो दो है मोर और मोस्ट, इनको तो तुम बेटा अलग ही कंपैरिजन करो, क्योंकि इनको पहचानना और इजी। ये कैसे? क्योंकि जो मोर होता है वो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के लिए लगता है। कौन? मोर। अच्छा, आपको पता है कि जब कंपैरेटिव डिग्री होगा तो उसके साथ एक देन नाम का एक वर्ड आएगा, तो जहां भी आपका देन आ गया इसमें से कुछ और नहीं, बस मोर का यूज करना है। मोर देन नाम सुने हो ना, तो कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज होगा। मोस्ट की अगर हम बात करें, मोस्ट, तो मोस्ट क्या करता है? सुपरलेटिव डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? सुपरलेटिव डिग्री को। मतलब अगर अब सुपरलेटिव यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये हो गया तुम्हारा मोर रिप्रेजेंट का कंपैरेटिव डिग्री का। मोस्ट का बात करेगा तो मोस्ट रिप्रेजेंट करेगा सुपरलेटिव डिग्री। किसको रिप्रेजेंट करेगा? सुपरलेटिव डिग्री। और जब सुपरलेटिव डिग्री होगा तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? द। अगर जैसे लिखा हो ही इज द स्मार्टेस्ट, सपोज ही इज द लिखा है, तो द जब लिख दिया तो समझ जाओ क्या लगेगा? मोस्ट। देन लिख दिया तब क्या लगाओगे? मोर। इनका यूज समझ गए? बहुत इजी है। अब अगर आपको समझना है मेनी का और मच का, ये दो अगर यूज आपको समझना है, मेनी
और मच, देखिए मेनी और मच का समझ में आता है। देखो मेनी कहता है कि काउंटेबल नाउन इसमें आना चाहिए। कौन सा नाउन आना चाहिए? काउंटेबल। और मच कहता है अनकाउंटेबल। क्या कहता है? अनकाउंटेबल। जिसको तुम लार्ज क्वांटिटी में काउंट कर सकते हो वहां पे तुम मेनी का यूज करोगे, और जिसको तुम लार्ज क्वांटिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो वहां पे तुम मच का यूज करोगे। जैसे आपके क्वेश्चन आता है हाउ स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, लिखा हो आर देयर इन योर क्लास। अब जरा देखो स्टूडेंट्स क्या है? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है। तो जब काउंटेबल है तो तुम्हारे सामने एक ही ऑप्शन बच गया, क्या? मेनी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो अच्छा, जैसे टाइम और मनी ये भी तुम्हारे देखने में काउंटेबल नजर आते हैं, लेकिन ये काउंटेबल नहीं होते। क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। जैसे हाउ मेनी टाइम नहीं बोलते हो, हाउ मच टाइम तुमने सुना होगा, हाउ मच रुपीस तुमने सुना होगा। क्योंकि जैसे मान लो हमारे वहां रुपी चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, तो क्या करेंसी सेम है? नहीं सेम है। जब सेम नहीं है तो हम काउंटेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आया? ये बात हुई हाउ मच और हाउ मेनी। क्लियर हो गया? ठीक, इसको नोट कर लीजिए, नोट करो। फ्यू और लिटिल, बहुत सारे बच्चों को इस फ्यू और लिटिल में डाउट होता है, लेकिन आपको डाउट नहीं रहेगा, बात हमारी समझिए। जैसे अभी आपने मेनी और मच का एग्जांपल पढ़ा था। मेनी क्या कहता है? काउंटेबल इन लार्ज क्वांटिटी, मच अनकाउंटेबल इन लार्ज क्वांटिटी, बट फ्यू काउंटेबल होना चाहिए लेकिन उसकी क्वांटिटी मेनी से क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा। वैसे ही लिटिल है, मच से थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब फ्यू भी क्या रिप्रेजेंट करता है? काउंटेबल। और लिटिल क्या रिप्रेजेंट करता है? अनकाउंटेबल। फ्यू काउंटेबल रिप्रेजेंट करेगा और लिटिल क्या रिप्रेजेंट करेगा? अनकाउंटेबल रिप्रेजेंट करेगा। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे फ्यू हो गया, दूसरा पार्ट होता है तुम्हारा द फ्यू, और तीसरा होता है ऑफ फ्यू। ऐसे करो, पहले ऑफ फ्यू कर देते हैं, फिर करते हैं द फ्यू। ठीक वैसे ही काउंटेबल में लिटिल और लिटिल और द लिटिल। बेटा अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्या इसका कॉन्सेप्ट कहता है? ये कहता है कि फ्यू और लिटिल इन दोनों का मतलब नथिंग होता है। फ्यू मतलब भी नथिंग होता है, नो नंबर। अगर कहीं पे फ्यू का यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब नथिंग हो गया। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें छोटा सा मैंने क्वेश्चन पूछा था, सबसे पूछा था कि कैन यू प्लीज गिव मी वाटर। अब जरा देखिएगा, कैन इस एग्जांपल से आपका सारा डाउट हो जाएगा। कैन यू प्लीज गिव मी वाटर, यहां पे मेरा एक क्वेश्चन है। अब आपके सामने अगर ऑप्शन आ जाए कि फ्यू होगा कि लिटिल होगा, तो सबसे पहले तुमको ये जज करना है कि वाटर क्या है? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल है। जब अनकाउंटेबल है तो लिटिल वाले में से कोई ना कोई एक लगेगा, क्योंकि फ्यू तो काउंटेबल रिप्रेजेंट करता है ना, लिटिल अनकाउंटेबल है, इसमें से कोई एक लगेगा। अब तुम देखो लिटिल मतलब क्या होता है? नथिंग, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। समझ में आ रहा है? और लिटिल मतलब एटलीस्ट, मतलब कम से कम इतना तो हो कि काम चल सकता है। और द लिटिल का मतलब पर्याप्त हो, इनफ, काफी, मतलब पर्याप्त ना हो लेकिन है। इस मान लो किसी के घर में बोले थोड़ा सा चीनी दीजिए, इतना चीनी दीजिए, तो इसका क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? थोड़ा सा, कम से कम थोड़ा सा हमको चीनी दीजिए। अब इसका मतलब क्या होगा? कि हमको चाहिए भाई, ऐसा वहां हम लिटिल नहीं यूज कर सकते, और लिटिल थोड़ा सा चाहिए, और लिटिल यूज कर देंगे तो चाहिए नहीं। और वही कॉन्सेप्ट हमारा फ्यू में भी रिप्रेजेंट करता है। फ्यू का मतलब होता है नथिंग, द ऑफ फ्यू का मतलब एटलीस्ट सम, द फ्यू का मतलब इनफ, पर्याप्त। अब आप जरा देखो, कैन यू प्लीज गिव मी वाटर, क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए ना? तो पानी काउंटेबल इन्हीं में से कोई एक लगेगा, बता दो। लिटिल लग सकता है? लिटिल लग सकता है? नहीं लग सकता यार। लिटिल मतलब कुछ भी नहीं होता, तो हम पानी मांग रहे हैं, फिर भी कह कुछ नहीं चाहिए, तो और लिटिल का यूज करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत हमको पानी। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यही होता है। अंतर क्या है दोनों में? ये काउंटेबल के लिए लगेगा और ये अनकाउंटेबल। ये नंबर डिनोट करता है, ये क्वांटिटी डिनोट करता है। समझ में आ गया? नोट करो। पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनेंट। देखो अभी तक हमको, या फिर हम डेमोंस्ट्रेटिव शुरू कर देते हैं पहले।
डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर सबसे सिंपल डिटरमिनर होता है, बचपन से भी आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं, जैसे दिस, दैट, दिस और दो, ये चार हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर होता है, बहुत सिंपल, दिस, दैट, दिस और दो। अब कैसे इसको समझना है तो जरा ध्यान से, ये जो थोड़ा सा स्मार्टनेस लाओ अपनी पढ़ाई में, बहुत ज्यादा नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। दिस और डेट, दिस और डेट का मतलब क्या, ये जो कंटेन करेंगे सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए और सिंगुलर नाउन भी होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट आपका ये तैयार होना चाहिए कि दिस और डेट में सिंगुलर वर्ब भी होगा और सिंगुलर नाउन भी होना चाहिए। हाँ, अंतर कहां पे होता है तो अंतर मैं भी बताता हूं। वैसे दिस और दोज है, इसमें प्लूरल वर्ब होगा और प्लूरल नाउन। समझना है, वो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, लेकिन दिस और दैट हमेशा सिंगुलर वर्ब को और सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अब अंतर क्या होता है, दिस और दिस, दिस और दिस, ये दोनों नियर ऑब्जेक्ट को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे, नियर ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो हमारे पास मार्कर है तो हम दैट इज अ मार्कर बोलेंगे कि दिस इज अ मार्कर बोलेंगे, दिस इज अ मार्कर बोलेंगे। और डस्टर वहां पे रखा है और हमको इंडिकेट करके बताना है, जो हमारे पहुंच से बहुत दूर है उसको अगर हमको बताना है कि वो देखो वो एक पेड़ है, तो क्या बोलोगे, दैट इज अ ट्री बोलोगे। समझ में आ गया, बस वही कंसेप्ट आपको यहां पे लगाना। दिस और दिस ये फॉलो करता है नियर ऑब्जेक्ट को, और दैट और दोज ये फॉलो करता है फार ऑब्जेक्ट को। जो हमसे मतलब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो हमसे दूरी पे रहता है उसके लिए हम दैट या फिर दोज लगाते हैं, और जो हमारे बहुत नजदीक होता है उसके लिए हम दिस या फिर दैट का यूज करते हैं। दिस और दिस का यूज करते हैं, सॉरी दिस और दिस का यूज करते हैं। समझ में आ गया, दिस और दैट लगता है सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन के लिए, और दिस और दोज लगता है प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन। अब देखो एक कांसेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए बोला गया कि आई हैव सम क्वेश्चंस, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, और यहां पे कि क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट। अब आपको इसमें अगर चार ऑप्शन आ जाए कि दिस, दैट, दिस, दोज में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो क्या ऑप्शन आप लगाएंगे? अरे भाई क्वेश्चंस है, एक तो है नहीं, तो सिंगुलर नहीं रहा, इसका मतलब दिस दैट का काम खत्म हो गया। प्लूरल नाउन है तुम्हारा, मतलब दिस या दोज में से कोई एक ऑप्शन सही होना चाहिए, क्या होगा? दिस या दोज में से कोई एक ऑप्शन सही होना चाहिए, क्या होगा? दिस सही होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे दिस क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो हमको तैयार बस ये करना। समझ में आ गया, ये तैयार रहेगा कभी भी क्वेश्चन सॉल्व